हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका साइंस एंड मैथ्स अड्डा पर। मैं सुनील जांगीर आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन या गति, जो आपकी अलग अलग प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं अपन एक पहला टॉपिक अपना फिजिक्स की जनरल, जो आपका जनरल फिजिक्स नाम से आपको इसके अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर फिजिक्स से संबंधित जितने भी अपने चैप्टर होंगे वो सारे अपलोड किए जाएंगे इसके अंदर। तो उसके लिए अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गति या मोशन का। अब गति की अगर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिंड है पहले से, अगर ये पिंड है अपनी जगह पर है, इसका मतलब इसके द्वारा कोई भी मोशन या कोई भी गति नहीं दर्शाई जाती है। लेकिन जैसे ही समय अगर बीतेगा, तो समय बीतने पर अगर ये पिंड यहां पर आ गया, इसका मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया है। जैसे समय बढ़ा वैसे इसकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन। और जैसे समय के साथ स्थिति में परिवर्तन आता है, तो इसी जो घटना जो ये हो रही यहाँ पे, इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोशन। देखिए, किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है, तो वो ही उसका क्या कहलाता है, मोशन यानी गति कहलाता है। अब गति है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उसमें अपन पहली टाइप लेके चलते हैं कि आपको अगर विमा के आधार पे गति दे दे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब बात आती है कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है अगर कोई पिंड किस दिशा के अंदर गति करता है, वो दिशा उसकी केवल लंबाई वाली के अंदर आती है, या वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में गति करता है, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अंदर, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के अंदर करता है। आपको पता है कि जो भी डायमेंशन अगर होते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि डायमेंशन का मतलब अपन पढ़ के भी आ चुके हैं कि डायमेंशन आपके केवल तीन होते हैं। एक आपका एक्स होता है, एक वाई होता है, और तीसरा कौन सा होता है, जेड। ये तीन ही डायमेंशन होते हैं किसी भी अगर वस्तु की बात करें या किसी भी पिंड के मूवमेंट की अगर बात करते हैं, तो वो केवल तीन ही दिशाओं के अंदर हो सकता है। या तो वो एक ही डायमेंशन के अंदर जाएगा, चाहे वो इधर जाए तो एक ही दिशा के अंदर, अगर ऊपर जाएगा तो एक ही दिशा के अंदर, या सामने आएगा तो भी एक ही दिशा के अंदर। केवल अगर एक ही डायमेंशन को अगर वो काम में लेकर चलता है, तो इस प्रकार की गति है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक विमीय या वन डायमेंशन मूवमेंट। जो वन डायमेंशन मोशन आपका होता है वो ये होगा। यानी इसके अंदर देखो सीधा सा लिखा गया है कि एक ही अक्ष में क्या होगा, परिवर्तन। इसमें एक से ज्यादा अक्ष में परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे तो वो अक्ष आपका अक्ष वाला हो, चाहे वो अक्ष वाई वाला हो, और चाहे वो अक्ष आपका कौन सा हो, जेड एक्सिस हो। इन तीनों के अंदर किसी भी एक के अंदर क्या होगा, परिवर्तन। तो ऐसा गति किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो ऐसी गति आप देखते हो सीधी सड़क पर अगर कोई कार जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, इसका मतलब उसके द्वारा दर्शाई गई गति है वो कौन सी है, एक विमीय गति है। अगर आप देखते हो कि किसी भी वस्तु को आपने मुक्त रूप से गिर दिया, यानी अगर आपने फ्रीली किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो अगर वो नीचे जाएगी तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी नीचे जाने की। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है, तो वो केवल एक ही दिशा के अंदर जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब उस फल के द्वारा जो गति दर्शाई जाती है वो गति कौन सी होगी आपकी, एक विमीय या वन डायमेंशन के अंदर होगी आपकी। ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्स और वाई एक्सिस में गति दर्शाता है, या तो वो अक्ष के साथ वाई लेकर चलता है, या अक्ष के साथ वो जेड एक्सिस के अंदर गति दर्शाता है, या बोल सकते हो वाई के साथ किस में दर्शाता है, जेड के अंदर। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको दो चीजें चाहिए, एक तो उसकी लेंथ चाहिए या एक उसको ब्रेथ चाहिए, यानी उसको कम से कम दो डायमेंशन की आवश्यकता होती है। और दो डायमेंशन को मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको किसके अंदर चाहिए, समतल के अंदर, किसी भी प्लेन में जाएगा। प्लेन का मतलब आप बोल सकते हो कि वो पिंड है, वो ऑब्जेक्ट है, किसी भी किसके अंदर गति दर्शाएगा भाई, क्षेत्रफल जो होता है उस क्षेत्रफल के अंदर क्या दर्शाता है, गति। अगर किसी भी खेत के अंदर अगर कोई घोड़ा है वो चल रहा है, अगर खेत के अंदर घूम रहा है कोई जानवर, तो इसका मतलब उस जानवर के द्वारा दर्शाई गई गति कौन सी है, वो द्विविमीय गति के अंदर चलेगा हमेशा। उसके द्वारा या तो इधर जाया जाएगा या इधर जाया जाएगा, वो हवा में ऊपर की तरफ उड़कर नहीं जाता कहीं भी। तो उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली गति है वो कौन सी होगी आपकी, द्विविमीय गति। देखिए, ऐसी गति जिसके द्वारा दो अक्षों के मान में परिवर्तन आता है, इसके अंदर दो डायमेंशन जो होंगे आपके, वो दो डायमेंशन है वो प्रभावित होते हैं, चाहे तो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, इसके अंदर दर्शाए जाने वाली
एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति का, कि भाई वर्तीय गति है वो कौन से प्रकार की गति होती है, तो वो द्विविमीय गति होती है जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के अंदर आप क्या गति दर्शा सकते हैं। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने अपन पढ़ेंगे आगे कि उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को पिंड को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऐसा वो वक्र पथ या ये कर्व बनाते हुए गिरेगा। जैसे आपने किसी भी बॉल को अगर फेंक दिया तो आप अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो क्या करेगी, एक तो ऊंचाई के अंदर जाएगी और एक लंबाई के अंदर जाएगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी, चौड़ाई के अंदर गति नहीं दर्शाती है, केवल ये वाली गति उसके द्वारा दर्शाई जाएगी। तो जो प्रक्षेप्य गति होती है वो भी कौन से प्रकार की होती है, केवल 2 डायमेंशन के अंदर चलने वाली द्विविमीय गति। वर्तीय मार्ग पर गति, अगर कोई सर्कुलर अगर आपकी कोई रोड है, अगर वर्ताकार पथ पर कोई रोड है, अगर उसके अंदर कोई गति है, जैसे मान लीजिए घोड़े के रेस का कोर्स है, कोई भी घोड़ों का रेस कोर्स है, तो उसके अंदर अगर घोड़े दौड़ते हैं सर्कुलर के अंदर, उसके द्वारा कौन सी गति दर्शाई जाती है आपकी 2 डायमेंशन के अंदर द्विविमीय गति। बिलियर्ड्स के गेंद की गति, आपने खेल देखा है बिलियर्ड्स जिसके अंदर बॉल पर स्टिक से अगर मारते हैं तो वो बॉल है इस प्रकार से टेबल के ऊपर जो होगी वो विभिन्न दिशाओं के अंदर जाएगी इधर उधर, यानी केवल एक प्लेन के अंदर गति, समतल के अंदर गति दर्शाती है, इसीलिए उसकी गति कौन सी प्रकार की होती है, द्विविमीय गति होती है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की गति, अगर आपका मान लीजिए सूर्य है ये वाला, अगर अपन सूर्य को बोल सकते हैं कि भाई ये वाला एक सूर्य है आपका, तो इसके चारों ओर अगर कोई भी ग्रह घूमेगा तो उसका ये सर्कुलर मोशन रहेगा, यानी आप बोल सकते हो वो लंबाई में भी जाएगा और चौड़ाई में भी जाएगा, एक विशेष एक तरीका रहेगा उसको घूमने का, तो वो कभी भी ऐसे मोशन नहीं करेगा इस तरीके से होता हुआ इधर उधर कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ता हुआ इधर उधर मोशन करना स्टार्ट कर दे, ऐसा ग्रह के साथ कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली गति है वो भी किसके अंदर आती है, आपकी 2 डायमेंशन के अंदर आती है। तीसरे प्रकार की गति ये होती है 3D जो आपकी 3 डायमेंशन के अंदर, इसका मतलब वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट वो कैसे गति दर्शाता है, वो दर्शाएगा आपका किसके अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर भी आएगा, वाई में भी आएगा और किस में आएगा, जेड के अंदर भी, मतलब आप बोल सकते हो लेंथ में भी आएगा, आपकी जो ब्रेथ होती है उसके अंदर भी आएगा और किसके अंदर आएगा, आपकी हाइट के अंदर भी आएगा, तीनों के अंदर। और आपको पता है कि तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर क्या होता है, कोई भी आयतन या वॉल्यूम, इसका मतलब किसी भी एक विशेष आयतन के अंदर दर्शाई जाने वाली गति है वो गति किसकी होगी, आपकी 3D गति या 3 डायमेंशन की होगी। जैसे देखो लिखा गया है एक ऐसी गति जिसके द्वारा तीनों अक्षों के मान में परिवर्तन आता है, तीनों के तीनों अक्ष वो प्रभावित होंगे, तो वो गति कौन सी आपकी 3 डायमेंशन के अंदर आएगी। जैसा ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी गति आयतन या वॉल्यूम के अंदर दर्शाई जाती है ना। एग्जाम्पल आप देखो उड़ता हुआ पतंग है, अगर पतंग उड़ेगा वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी आ सकता है, वो आगे भी जा सकता है, वो इधर भी आ सकता है, यानी उसके द्वारा 3D मूवमेंट या 3D मोशन दर्शाया जाता है। उड़ता हुआ पक्षी या कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो किधर भी दिशा में उड़ सकते हैं, आपके मच्छर अगर उड़ रहा तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है, तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती, इसका मतलब वो कौन सी गति के अंदर आएगा, 3D गति के अंदर। किसी भी पात्र के अंदर अगर मान लीजिए गैस है तो गैस के जो अणु होंगे आपके, गैस के अणु जो होंगे उसके द्वारा भी कैसी गति दर्शाई जाती है, तो उसके द्वारा भी कैसी गति दर्शाई जाएगी, आपकी 3D गति। यानी आप एक एग्जांपल ये भी डाल सकते हो कि गैस के अणु के द्वारा, गैसीय अणु के द्वारा दर्शाई जाने वाली गति, दर्शाई जाने वाली गति, तो वो कौन सी होती है, आपकी 3D के अंदर आएगी, 3 डायमेंशन की आएगी। तो ये एक पहला प्रकार आता है जो आपकी विमा के आधार पर होता है। अगला प्रकार अपन लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट कैसी है, वो ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, वो एक सर्कुलर पथ के ऊपर चलता है या वो एक ऐसा पथ है जिसके अंदर आगे पीछे घूमता रहता है, या वर्ताकार पथ में चलता है, या वो आपका प्रोजेक्टाइल चलता है, ऐसे ऐसे जाता है, फेंकने पर ऐसे जाएगा, तो उसके आधार पे अपन दूसरा देखेंगे, बेसिस ऑफ जो बॉडी का मूवमेंट होगा उसके आधार पे देखेंगे अगला टाइप। ये आपका पहला टाइप था। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहां से थोड़ा सा सही कर देता हूं और अपने नोट्स हैं वो अपने हिसाब से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए ये दूसरा प्रकार आता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पिंड है अगर वो मूवमेंट करता है तो
तो वो किस प्रकार के मूवमेंट दर्शाएगा। सबसे पहला आता है इसके अंदर सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति आप बोल सकते हो, जो अपन में एक वी में गति के अंदर देखा था कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, सरल रेखा के अंदर। सिंपल लीनियर मोशन भी अपन इसको बोल सकते हैं, या रेक्टलाइनर एंड ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आता है। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, एक जगह से अगर एक सीधी रेखा के अंदर जा रहा है, तो ये वाली जो गति होगी आपकी, इस गति को अपन कौन सी गति बोलेंगे, ये सरल रेखीय गति के अंदर आती है। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई अगर आपने किसी भी बॉल को ऊपर से अगर छोड़ दिया तो एक सीधी रेखा के अंदर जाएगी। अगर आपने मान लीजिए ट्रेन अगर एक पटरी पर जा रही है सीधी रेखा में, तो वो सरल रेखीय गति होगी। हाईवे है लंबा, तो वो भी सरल रेखीय गति आपकी होगी उसके अंदर, ठीक है। अगर अपन इसी के अंदर बोलते हैं कि भाई अगर कोई परेड कर रहे हैं, आर्मी वाले जो बंदे हैं अगर वो परेड करते हैं, परेड मार्च करते हैं, तो वो लंबा जो उनका एक रास्ता होगा परेड मार्च का, वो भी क्या होगा, एक सरल रेखीय गति का उदाहरण हो सकता है। दूसरी आती है, अगर कोई पिंड सीधा ना होकर अगर घूर्णन गति दर्शाता है, वर्तीय गति या घूर्णन गति, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन जिसको अपन बोलते हैं, तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला कोई भी वस्तु है, अगर वो लगातार एक वर्ताकार पथ के अंदर अगर घूम रहा है, इधर जा रहा है, या आपका आगे चलकर इधर चला गया, या तो किधर भी दिशा के अंदर अगर एक वर्ताकार पथ बनाकर गति कर रहा है, तो वो कौन से के अंदर आएगा, आपका वर्तीय या घूर्णन गति। घूर्णन गति। तीसरा आता है इसके अंदर कौन सी, आवर्त यानी पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति और वर्तीय गति के अंदर अंतर केवल इतना होता है कि जो आवर्त या पीरियोडिक जो आपकी मोशन है उसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी पिंड अगर वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है, दोनों के अंदर पिंड है वर्ताकार पथ के अंदर गति करेगा, इसके अंदर भी वर्ताकार पथ होगा, सर्कुलर मोशन होगा, इसके अंदर भी होगा। केवल दोनों में यही अंतर आता है कि वर्तीय गति के अंदर अगर कोई पिंड घूम रहा है तो उसकी कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं होती है कि फिक्स एक ही टाइम होगा घूमने का। वो आपका यहाँ से एक पूरा चक्कर करने के अंदर मान लीजिए अगर वो 10 मिनट का समय ले रहा है, तो दूसरा चक्कर वो 2 मिनट में भी ले सकता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, टाइम की कोई भी इसके ऊपर बाध्यता नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर आवर्त गति की बात करते हैं, पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई पिंड अगर एक वर्ताकार पथ पर एक ही लाइन से गुजरना चाहिए, एक निश्चित जो इसकी जगह है उधर से ही बार बार में आएगा, लेकिन जो टाइम पीरियड होगा इसका, वो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, इसका एकदम से फिक्स होता है, निश्चित समय का अंतराल होगा। बार बार अगर घूमकर आ रहा है, जैसे आप बोल सकते हो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अगर घूमती है तो 365 सही 1/4 दिन वो फिक्स है। पृथ्वी के चारों ओर अगर आपका चंद्रमा घुमा है तो वो क्या 27.4 दिन, ये इसका फिक्स टाइम है। पृथ्वी अगर अपन बोल सकते हैं कि आपकी घड़ी जो होती है, घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं, तो वो उनका एक फिक्स टाइम होता है कि हर मिनट की सुई हर 60 मिनट के अंदर इधर आएगी तो आएगी, घंटे की सुई हर 12 घंटे में आएगी तो आएगी। ये फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो वो क्या होता है, आपका आवर्त गति का होता है। सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात आती है तो वो एक आवर्त गति का ही प्रकार आप बोल सकते हो। जैसे मानिए अगर ये पिंड इधर से घूमकर जा रहा है, तो अगर मान लीजिए ये एक बार बार अगर पूरा घेरा ना बनाकर केवल आधा घेरा बना ले, या आप बोल सकते हो केवल इतना ही अगर घेरा बनाता है, यहां से अगर चल रहा है वो इस जगह से एक बार इधर जा रहा है, एक बार वापस इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, यानी एक जगह होगी, एक निश्चित बिंदु होगी, और उस बिंदु के इधर उधर इर्द गिर्द अगर चक्कर काटना स्टार्ट कर देगा तो वो ही क्या कहलाता है, आपका सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को आप कंपन या दोलनी गति के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो ऑक्सिलरी मोशन होता है। पेंडुलम की जो गति आती है वो कौन सा मोशन होता है, आपका ऑक्सिलरी मोशन या दोलनी गति का एक उदाहरण होता है। और दोलनी गति एक प्रकार की क्या हो सकती है, आपकी सरल आवर्त गति। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो दोलनी गति होती है, जो पेंडुलम चलता है आपका इधर से उधर, ये क्या काम करता है भाई, ऐसे देखें इस तरीके से, इसका मतलब ये आवर्त गति का ही एक भाग है। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी दोलनी गति होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती है, आपकी आवर्त गति होंगी, पीरियोडिक मोशन होंगे।
लेकिन सभी आवर्त गतियां हैं वो क्या नहीं हो सकती, कभी भी दोलनी गति नहीं हो सकती। कारण क्या होता है, क्योंकि आवर्त गति के लिए चक्कर पूरा होना चाहिए, जबकि दोलनी गति के लिए क्या होगा, चक्कर पूरा नहीं होगा, यानी ये एक आवर्त गति का हिस्सा होता है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे आपको देखने को है। लास्ट आती है आपकी प्रक्षेपी या प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको सैटेलाइट मोशन भी आप बोल सकते हो। ऐसा क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए यहां से आपने कोई वस्तु को फेंका ऊपर की तरफ, तो वो वस्तु आगे जाकर ऐसे गिरेगी, ये उसका गिरने का तरीका होगा। यानी एक आपका वक्र पथ बनाते हुए गिरती है, एक आप बोल सकते हो एक तरीके से क्या बनाएगी, एक आपका यहाँ पे वक्र पथ जो बनता है वो बनाते हुए गिरती है। जैसे आपने किसी बॉल फेंके तो बॉल ऐसे फेंकोगे तो ऊपर से नीचे तक आएगी, तो ये एक वक्र पथ बन गया आपका एक तरीके से। और इसी वक्र पथ वाली गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेपी गति कहा जाता है। कोई भी बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो टोटल केवल 5 प्रकार की गतियों के अंदर, जो अपना जनरल फिजिक्स के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, इन 5 गतियों के अंदर वो दर्शाएगा। अब पांचों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि सबके बारे में क्या क्या बातें हैं, एक एक दो दो बातें जो चलेंगी वो सारी अपन देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आपको लिखाया नहीं जाएगा यहाँ पे, तो आप इसी को देखकर या पॉज करके अपना बना सकते हैं। इसी को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, पहली गति है आपकी सरल रेखीय गति, या इसको स्थानांतरणीय गति भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर या ट्रांसलेटरी मोशन आपका। इसमें होता क्या है, देखो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है हमेशा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है वो तो सीधा ही इसी दिशा के अंदर आएगा, वो कभी भी ऐसी मूवमेंट नहीं दर्शा सकता इसके अंदर। अगर ऐसी मूवमेंट है तो ये गलत है, इनमें सही कौन सी है, केवल ऊपर वाली मूवमेंट रहेगी, आपका ऊपर वाला मोशन रहेगा। एग्जाम्पल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी गति दर्शा रहा है, या आपसे ये बोल सकते हैं कि सरल रेखीय गति है, इसके एग्जाम्पल आपको देंगे कि इनमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए, अगर पेड़ से फल टूटकर अगर नीचे गिरता है तो आपको पता है कि कोई भी अगर पेड़ की डाल है तो उससे अगर कोई भी फल टूटकर नीचे गिरेगा तो उस फल का सीधा गिरने का तरीका ये होगा, एकदम से सीधी रेखा के अंदर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा है कमानीदार टूले से जुड़े पिंड के ऊपर नीचे की गति। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो आपका ये वाला जो तुला या ये वाला जो अपना रहता था तोलने के लिए, इसको बोलते हैं कमानीदार तुला, जो भी होता है इसको। और यहाँ पर अगर कोई पिंड अगर डाल रखा अपन ने, तो वो अगर ऊपर नीचे जाएगा तो उसका तरीका ये रहेगा, एक हिस्सा ऊपर एक नीचे ऊपर नीचे, एक सीधी दिशा के अंदर ये क्या करेगा, मूवमेंट दर्शाएगा। फिसल पट्टी पर किसी बालक की गति अगर आती है तो आपको पता है कि कोई भी बालक है फिसल पट्टी पर अगर आएगा तो यहाँ पर अगर कोई भी बालक अगर बैठता है इसके ऊपर तो एक निश्चित दिशा के अंदर ये हमेशा आएगा नीचे की तरफ, इसकी कोई और अलग नहीं है कि वो साइड में चला जाए, एकदम सीधा का सीधा नीचे की तरफ। परेड में अगर सिपाही मार्च करते हैं, हाँ जी, अगर आप परेड देखते हो कभी भी तो परेड के अंदर अगर सिपाही अगर चलेंगे आगे की तरफ तो उनका सीधा का सीधा तरीका यही रहेगा कि वो एक विशेष प्रकार की गति है वो दर्शाने का काम करते हैं, एक निश्चित दिशा के अंदर ही वो चलेंगे हमेशा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, एक सीधा एक तरीका होगा, इस दिशा में दूसरी दिशा में चलेंगे सारे। और इसके कुछ रूल होते हैं आपकी सिंपल, जो आपकी लीनियर मोशन है या रेक्टिलाइनर मोशन है, इसके कुछ रूल है। सबसे पहला रूल तो क्या सरल रेखीय गति है, उसके लिए सबसे पहली बात तो क्या होगा कि जो आपका पिंड होगा इसकी क्या होनी आवश्यक है, गति होनी आवश्यक है भाई। अगर ये गति नहीं करेगा तो ये सरल रेखीय गति के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। दूसरा इसका क्या होता है कि इसका ग्राफ एकदम सरल रेखा के अंदर ही होता है। अगर आपको ये वाला दे दे इसके अंदर कि भाई ये वाला तो समय दे रखा है आपको, और ये वाला आपको क्या दे रखा है, ये आपको दूरी दे रखी है, तो समय और दूरी का एकदम सीधी रेखा के अंदर इसका ग्राफ बनता है, सीधी रेखा बनेगी हमेशा, सरल रेखा के अंदर इसका ग्राफ बनेगा। अब ये सरल रेखा ऐसी भी हो सकती है या आप इस सरल रेखा को ऐसी भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे सरल रेखा को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली भी हो सकती है। दोनों के अंदर दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होता है यहाँ पे कि पहले वाला जो आपका है इसके अंदर ये जो पहला वाला ग्राफ बनाया आपने, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर पिंड है अगर वो इधर से मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब समय के साथ साथ उसकी दूरी भी बढ़ती हुई जा रही है, समय के साथ उसकी क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, मतलब गतिशील अवस्था के अंदर पिंड है।
लेकिन अगर ऐसी कोई गति दर्शा दी जाती है आपके सामने कि भाई ये वाली है, एक पिंड एक निश्चित दिशा के अंदर गया और फिर यहाँ पे रुक गया लेकिन टाइम चल रहा है, इसका मतलब ये पिंड कौन सी अवस्था के अंदर, आपका स्थिर अवस्था के अंदर। एग्जाम में ऐसा भी आपके सामने मिल सकता है, एक आपके सामने ग्राफ दे दिया जाएगा और ये पूछ लेते हैं उसके अंदर कि ये ग्राफ है किस चीज को दर्शाता है, किसी विशेष परिस्थिति को दर्शाने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो होगा आपका, यहाँ पे ये मोशन नहीं दर्शा रहे, गति नहीं दर्शा रहा है, इसके साथ दूरी है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल समय जा रहा है। इसका मतलब ये पिंड यहीं पे आके, यहाँ से यहाँ तक आके यहीं पे रुका हुआ है, अभी भी स्थिर अवस्था के अंदर ये पिंड है और समय इसका चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक समय पर वस्तु की एक निश्चित दिशा होती है। हाँ जी, हमेशा एक समय में एक ही दिशा होगी वस्तु की, बार बार में दिशा इसके अंदर बदलती नहीं है, केवल एक v में गति इसके अंदर आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसे ग्राफ देते हैं कि बताइए वो ये वाले ग्राफ हैं, क्या ये ग्राफ सरल रेखीय स्थानांतरित गति के हो सकते हैं? तो देखते हैं, देखो सबसे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पे ये दूरी है और ये समय है, तो अपन को पता है कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अगर यहाँ पे अपन क्रमांक डालें तो एक बार दूरी है उसका मान बढ़ रहा है, एक बार दूरी वापस माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इसका मतलब अपन को ये बात तो पता चल गई कि दूरी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ये माइनस में नहीं आएगी। आपकी ऋणात्मक दूरी है वो कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें ये वाला पैटर्न दे रखा है जिसके अंदर अगर आप देखते हो एक पिंड है, यहाँ से चल रहा है, इधर से घूमता हुआ वापस इधर आ रहा है, या यहाँ से चल रहा है, इधर से घूमता हुआ वापस आ रहा है। मतलब ये हो रहा है एक ही समय में दो दिशाओं के अंदर, दो अक्षों के अंदर ये गति दर्शा रहा है। तो एक समय में अगर दो अक्षों के अंदर गति है तो वो गति कभी भी कौन सी नहीं हो सकती, आपकी सरल रेखीय गति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सरल रेखीय गति का एक सीधा रूल है कि एक समय पर एक ही दिशा होती है, लेकिन इन दोनों ग्राफ के अंदर एक समय में दो दो दिशाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये वाली दे रखी है, इसके अंदर दे रखा प्लस और माइनस का कोई स्पीड दे रखी है किसी भी पिंड की, और ये समय दे रखा है कि समय के साथ इसकी स्पीड है। तो आप देख लो कि स्पीड ये प्लस हो रही है, ठीक है, लेकिन कम भी हो सकती है, लेकिन कभी क्या माइनस में स्पीड नहीं होती है। दूरी और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। वेग और विस्थापन है वो आपके प्लस या माइनस के अंदर हो सकते हैं। तो ये आपका पहला टाइप आता है जिसको बोलते हैं सरल रेखीय या स्थानांतरणीय गति। तो ये एक सिंपल सा आपका पहला टाइप आता है। तो इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके अंदर आपको पता रहेगा, नोट्स आसानी से आपके बन जाएंगे, तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक सी बातें हैं जो आपको बताया गया, समझाया गया, एक बार उसको ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों दूसरा पार्ट अपना, दूसरी टाइप आती है वर्तीय गति या घूर्णन गति, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन क्या होता है। और तीसरा पार्ट अपना आवर्त गति। दोनों के अंदर अंतर क्या, दोनों गतियां एक जैसी हैं, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? बस सीधा सा ये है कि वर्तीय गति के अंदर जो आपका पिंड होगा वो सर्कुलर में मोशन करता है, लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। लेकिन आवर्त गति के अंदर इसकी फिक्स क्या होगी, एक टाइम लिमिट होगी, और उस टाइम लिमिट को क्या बोलते हैं अपन, उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलते हैं। देखिए वर्तीय गति या घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई कण वर्ताकार पथ पर गति करता है, वर्ताकार पथ पर अगर गति करेगा, इस गति को अपन क्या बोलते हैं, उसकी वर्तीय गति या घूर्णन गति के अंदर लेके आएंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जिसके अंदर चाल एक जैसी, स्पीड जो एक जैसी यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चलेगा, लगातार एक स्पीड के अंदर घूम रहा है। और एक ऐसा होता है जिसके अंदर चाल है वो लगातार एक बार तेज एक बार धीरे, एक बार तेज एक बार धीरे, यानी स्पीड है वो अगर चेंज होती रहती है। अगर वो एक स्पीड से चलता है तो उसका वेग का परिमाण जो होगा वो हमेशा नियत रहेगा, कि उसकी जो वेग का जो परिमाण है वो हमेशा नियत, लेकिन बार बार में उसकी दिशा है वो क्या है, अगर इधर चल रहा तो इसकी दिशा ये होगी, फिर ये घूम के आगे आके इधर आ गया तो इसकी दिशा ये होगी, हर बार इसकी दिशा क्या है वो बदलती रहती है। और दूसरी बात, अगर वर्तीय गति अगर दिशा बदलेगी, मतलब अगर वेग में परिवर्तन आएगा, तो वेग में परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वर्तीय गति सदैव कैसी गति होती है, त्वरित गति अपन बोलते हैं। एक्सेलरेट मूवमेंट है या एक्सेलरेट मोशन है उसके अंदर आएगा, ये सदैव त्वरित गति होगी।
अब बात आती है अगर घूमेगा त्वरण उत्पन्न होगा तो इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण को अपन कौन सा त्वरण बोलता है, उसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। वो त्वरण कौन सा होता है इसका, अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सेलरेशन है वो कहा जाता है। तो इसका मान क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल यानी विकेंद्रीय त्वरण है, उसका मान क्या होगा v²/r। वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन अगर देखें तो वेग जो आपका v² है अपॉन में जो r है यहाँ पे, वो इसकी त्रिज्या होगी। ये वाली जो त्रिज्य पथ है, ये वाली इसकी क्या होगी, त्रिज्या। कितनी लंबी त्रिज्या होगी, जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना ही टाइम पीरियड उसका ज्यादा रहेगा, जब छोटी होगी उतना ही कम हो जाएगा। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा तो अभिकेंद्रीय बल भी लगेगा, और अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या होगा इसके अंदर, तो mv²/r। जो अपन आगे चलकर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल जो होते हैं आपके घूर्णन बल है वो अपन पढ़ेंगे आगे बल के चैप्टर के अंदर, उसमें वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होते हैं। अब आपको अगर बात आती है तो ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसकी अगर आपसे कोई बोले कि किस दिशा में उत्पन्न होता, तो ये त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होगा, हमेशा किधर होगा, केंद्र की ओर। तो अब क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी आ रही है, एकदम से शार्प मोड़ हो गया, एकदम से अगर घुमावदार मोड़ है, तो वो गाड़ी केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो अगर गाड़ी पलटेगी तो सदैव अंदर वाले जो पहिए होते हैं गाड़ी के, इस अंदर वाले पहिए की तरफ पलटेगी, है ना, कि अगर तेज चलता वाहन अंदर के पहियों की ओर उल्टेगा हमेशा। अगर वो फिसलता है तो उस पर अपकेंद्रीय बल काम करता है, तो फिसलेगा किधर, हमेशा बाहर की ओर। वो अपन पढ़ेंगे आगे। अगर चाल अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसके अंदर परिमाण है वो क्या रहेगा, नियत ही नहीं रहेगा। इसका मतलब दिशा भी अपन फिक्स रूप से उसके अंदर बता ही नहीं पाएंगे। तो ये इसके अंदर ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि घूर्णन या आवर्त गति क्या होती है। तो आवर्त गति की अगर बात करते हैं तो आवर्त गति के अंदर कोई भी पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, टाइम लिमिट है यहाँ पे इसके लिए, एक निश्चित समय अंतराल में और एक निश्चित पथ होगा उसका। ऐसा नहीं है कि पहला मोशन ये हो गया और दूसरी बार ये इधर से घूम के आ रहा है, तीसरी बार अंदर से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक उसका जो पथ होगा वो यूनिफॉर्म होगा, इसके अंदर निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति दोहराएगा। वह निश्चित न्यूनतम समय जिसमें वह पुनः गति दोहराता है, वह न्यूनतम समय कितने कम समय में अगर वो गति दोहरा देता, फिक्स उसका टाइम लिमिट है, सबसे कम कौन सा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है, जिसको अपन सेकंड के अंदर नापते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अगर घूमती है तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, 365 सही 1/4 दिन, ये फिक्स होता है। हर निश्चित समय अंतराल होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर पृथ्वी के चारों ओर चांद घूमता है तो वो उसका भी समय अंतराल फिक्स होता है 27.4 दिन का। अगर घड़ी की सुइयों की गति आती है तो सुइयों की गति का भी फिक्स एक टाइम पीरियड होता है, 12 घंटे 60 मिनट आपका जो चलेगा वो वाला चलेगा इसके अंदर। अगर आपको ये बोल दे जो आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर गति दर्शाता है, एक निश्चित उसका पथ होगा उसी के अंदर, और झूला झूलता अगर बच्चे की गति, अगर बच्चा झूला झूल रहा तो उसका भी निश्चित टाइम पीरियड है कि बार बार में घूम के हुआ जा रहा है जैसे। तो ये आपकी कौन सी गति होती है, आवर्त गति। तो आवर्त गति और घूर्णन गति दोनों के अंदर केवल एक डिफरेंस होता है, घूर्णन गति के अंदर समय की पाबंदी नहीं है, जबकि आवर्त गति के अंदर निश्चित समय अंतराल आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसका जो पाथ होगा वो एक ही होना चाहिए, बार बार में एक ही पाथ है वो आएगा आपका। इसके अलावा अगर दूसरे पथ से कुछ आ रहा है, इसका मतलब वो आवर्त गति का उदाहरण नहीं होगा आपका। तो ये आपकी दो गति आती है, इसके अंदर दो टाइप और है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, चौथा प्रकार जो इसका आता है वो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM या सरल आवर्त गति। अब सरल आवर्त गति क्या होती है, आवर्त गति जो आपको अगर याद है तो उसका मतलब क्या था कि एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और उस पीरियड के अंदर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो एक ही जगह से बार बार निकलता है, इधर से निकलेगा। और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या होगा कि वो एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में एक निश्चित जो बिंदु होगा उसके इधर उधर ऐसे गति दर्शाएगा। इसके अंदर इधर उधर गति होगी, इर्द गिर्द है वो गति दर्शाएगा, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। देखिए, जब कोई पिंड एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर यानी टू एंड फ्रो
पर क्या दर्शाता है, आवर्त गति दर्शाता है। गति कौन सी होगी, आवर्त होगी, यानी निश्चित टाइम पीरियड ही होगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, उसमें क्या हो रहा था, घूमकर आ रहा था बार बार में, और इसके अंदर क्या होगा, आगे पीछे ऐसे ही चलेगा आपका, आगे पीछे इस तरीके से चलेगा। आवर्त गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर आपने कोई एक सुरंग खोद दी आर पार, काल्पनिक है, होता नहीं कभी ऐसा, तो उसके अंदर अगर देखें तो पृथ्वी के अंदर आपने कोई गेंद डाल दी, तो वो गेंद है वो क्या करेगी, केंद्र के इधर उधर गति करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि अपन को पता है कि भाई जो पृथ्वी होती है ये उसका केंद्र है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर आपसे पूछ ले तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान केंद्र के अंदर क्या होता है, हमेशा जीरो। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब यहां पर कोई वस्तु है, अगर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वो उसकी सतह पर होता है, और सतह पर भी सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको, पोल या ध्रुव के अंदर मिलेगा, और सबसे कम मान मिलेगा आपको जो आपकी भूमध्य रेखा होगी, है ना, इक्वेटर जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर सबसे कम। क्यों, केंद्र से जितनी अधिकतम दूरी होगी उतना ही मान क्या होगा, कम, और जितने पास में दूरी होगी उतना ही मान क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वो आपका सरफेस एरिया होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि केंद्र की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे। और अगर आप इस सतह से ऊपर उठते हैं या इस सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय त्वरण की अपन बात कर देते हैं, इस बल के कारण उत्पन्न, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, कम ही होता है। तो यहां पर अगर आप वस्तु को अगर सुरंग खोदेंगे एकदम से इस तरीके से, अगर आर पार अपन इस सुरंग कर देते हैं यहाँ पे एक, तो होता क्या है कि इस पिंड की अगर बात करें, यहाँ पे अगर कोई बॉल अगर इसके अंदर आप डाल देते हैं, ये बॉल अगर आपने इसके अंदर छोड़ी तो होगा क्या कि केंद्र से जो अधिकतम दूरी ये है आपकी सबसे कम, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है जो बॉल को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जैसे बॉल इसके पास आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब केंद्र की ओर होगी, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होते ही ये बॉल इसके अंदर से निकल के इधर जाएगी, लेकिन जैसे केंद्र से दूर जाने लगेगी, सरफेस की ओर आएगी, वापस इस बॉल पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये वापस अपनी तरफ खींच लेगा और वापस इस तरीके से, तो ये बॉल इसी केंद्र के इधर उधर गति करना स्टार्ट कर देती है। और जो ये गति होती है एक पिंड के एक पॉइंट के इधर उधर इर्द गिर्द होने वाली गति, इसी को कौन सी बोलते हैं अपन, सरल आवर्त गति। एक इसी गति का दूसरा प्रकार अपन बोल सकते हैं कि इसी को अपन ऐसे भी बोलते हैं, कंपन या दोलनी गति, वाइब्रेटरी और ऑक्सिलरी मूवमेंट मोशन जो आपका होता है, ऑक्सिलरी मोशन जो चलेगा वो क्या होता है। तो सरल आवर्त गति और इसमें क्या अंतर है फिर, तो सरल आवर्त गति आपने देखी कि पिंड के इधर उधर एक सीधी रेखा बोल सकते, उसके अंदर दर्शाई जाने वाली गति सरल आवर्त गति है। लेकिन ऑक्सिलरी मोशन जो आपका होगा, दोलनी गति जो होगी, वो इस तरीके से दर्शाई जाएगी। आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए एक पिंड है, वो इधर से जा रहा था और इधर घूमकर आ रहा है, पूरा का पूरा वो आवर्त गति के अंदर होता है। लेकिन दोलनी गति के अंदर क्या होगा, इधर से जाएगा और एक निश्चित दूरी पर वापस आएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि आवर्त गति के अगर छोटे से भाग को अपन ले लें एक तरीके से, तो ये जो गति होगी, ये गति है वो कौन सी गति होगी, आपकी दोलन गति होगी। अब यहां पर अगर आप देखते हो इसका ठीक ऐसा भाग जो बार बार में यहां से अगर कोई भी पिंड विस्थापन कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, इधर जा रहा है, वापस जा रहा है, यानी विस्थापन जब हो रहा है, अगर विस्थापन का मान शून्य हो जाए, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब ये वाला जब पीरियड है तो इसको क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। ये क्या कहलाती है, साम्य अवस्था। तो कई बार ये भी आता है कि साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था वो टाइम होता है या वो एक पीरियड होता है जहां पर विस्थापन का मान जीरो होता है, यानी वो पिंड उधर ही रहेगा। तो इधर उधर जो गति होगी उस गति को अपन क्या बोलते हैं, वो होगी वाइब्रेटरी या दोलन गति। अगर इसकी स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ये वाइब्रेटरी के अंदर आती है, कंपन के अंदर, और अगर इसकी स्पीड कम रहती है तो ये किसके अंदर आता है, दोलनी गति के अंदर। एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, दीवार घड़ी का जो लोलक यानी पेंडुलम होता है, उसकी जो गति होती है वो कौन सी होती है, दोलनी गति होती है। या झूला झूलती हुई कोई लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है वो झूले को झूल रही है, तो झूला झूलते समय उस लड़की के द्वारा दर्शाई गई गति जो होगी, आगे पीछे वाली जो गति होगी, वो कौन सी गति होती है, आपकी दोलनी गति होती है। अब इन दोनों बातों से अपने पास एक नई टर्म निकल कर सामने आती है जिसको अपन बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। अब ये आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पूरा कंपन करने में लिया गया समय, एक पूरा कंपन मतलब है
यहां से आपने भेजा और यहाँ गई, यहां से वापस आ गई, ये बोल सकते हो। तो एक पिंड यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेता है, इसी को उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। और इसको किसके रूप में लिखते हैं, समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड के रूप में इसको मापा जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर ये पिंड यहां से यहां तक कितनी बार आता है, यानी कितने आवर्तकाल निकाल देगा, एक सेकंड के अंदर कितनी बार कंपन कर देगा, उसको इसकी क्या बोलते हैं, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ या एन से लिखा जाता है। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो ऐसा ही होता है वो क्या होता है आपका हर्ट्ज, या आप क्या बोल सकते हो प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड दर्शाने वाले एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या है, वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती होती है। तो फ्रेंड्स ये अपने 4 पार्ट होते हैं गति के प्रकार। इसका 5वां पार्ट बचता है आपका प्रक्षेप्य गति, और आपका एक बचता है पेंडुलम के अंदर जो आपका हार्मोनिक मोशन चलता है, उसके कारण क्या इसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। अगर घड़ी को अपन पहाड़ पर लेके जाएं, घड़ी को किसी चांद पर लेके जाएं, या घड़ी है या झूले की बात करते हैं, जिनके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई दूसरा बच्चा पास में बैठता तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। और आपका गति के अंदर बसते हैं न्यूटन की गति के नियम और आपके गैलीलियो की गति के समीकरण, जिसके संबंधित अपन कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, और क्या इनके अंदर बताया गया है, क्या इनकी जानकारी दी गई है, सब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल को नहीं किया है, आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपको पूरा मिलेगा। मेरी ये आशा रहेगी, या मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पढ़ने के बाद में मेरे हिसाब से आपको किसी अन्य बुक से पढ़ने की जरूरत है, इस टॉपिक को नहीं पड़ेगी। या जितने भी टॉपिक अपन कवर करेंगे वो एक 4, 5 या 10, 15 जितनी भी बुकें होती हैं उन सब का सार अपन यहाँ पे लिख के चलते हैं। आप इसको अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत आती है तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन बाकी का टॉपिक इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।